मास्टर स्ट्रोक में अब सबसे पहले बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की करेंगे। कल 26 जुलाई है यानी करगिल विजय दिवस, 2 दिन जब पाकिस्तान पर 1999 में भारत ने विजय प्राप्त की थी। इतिहास में पाकिस्तान जब भी भारत से भिड़ा है हमेशा पाकिस्तान हारा है, लेकिन उसके पहले हमले यानी 1948 के कबायली युद्ध में भारत ने एक ऐसी धरोहर गंवाई है जिसका दुख हमेशा रहेगा, और उस धरोहर का नाम है शारदा शक्तिपीठ, जो अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। शारदा पीठ का जिक्र कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और जोर देकर ये कहा कि अमरनाथ भारत में और मां शारदा का पीठ पीओके में कैसे हो सकता है। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह उस सरकार के रक्षा मंत्री हैं जो 2 बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है। ये वो सरकार है जो संसद में चिल्लाकर ये कहती है कि हम पीओके को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करने का वक्त आ गया है? मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले यही रिपोर्ट। तो क्या अब अगला नंबर शारदा शक्तिपीठ का है? क्या दशकों पुरानी इच्छा अब पूरी होगी? पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों। क्या शारदा पीठ भारत में शामिल होगा? ये वो सवाल है जिन पर कल से बहुत तेजी से चर्चा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान बहुत बड़े संकेत दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। यह है बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की यात्रा, जहां तमाम भौगोलिक परेशानियों के बावजूद बाबा के भक्त जरूर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ से सिर्फ 136 किलोमीटर दूर है शारदा पीठ, जहां चाहकर भी देवी के भक्त नहीं जा सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। ये दुर्भाग्य है कि अब ये शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीरी पंडितों का ये था कि आखिर में जो जम्मू कश्मीर के हिंदू लोग जो यात्रा करने जाते थे शारदा पीठ, तो कई सारे हमारे रूट्स भी थे, 4-5 ट्रेडिशनल रूट्स, तो वहाँ से जो जाते थे हम लोग, तो वहाँ हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी जो हैं वहाँ पे थे 1948 तक। 1947 में जो विभाजन हुआ, पाक का हमला, कबायली हमला और उसके बाद एलओसी क्रिएट होना, तो एलओसी के कारण हमारा काफ़ी हिस्सा जो कश्मीर का उधर उस पार रहा है, तो पाकिस्तान उसको एडमिनिस्टर कर रहा है। तो अब अनफॉर्चुनेट ये है, बदकिस्मती की हमारी शारदा पीठ वहाँ रही है और हम 1948 के बाद कोई यात्रा नहीं कर पाए। यह खंडहर नुमा इमारत ही शारदा शक्तिपीठ है, जो पीओके की नीलम घाटी के शारदा गांव में स्थित है। यह मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था, इसीलिए यह स्थान 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर देवी के सरस्वती स्वरूप की पूजा होती है। शारदा मंदिर और यहाँ का विश्वविद्यालय किसी जमाने में वेदों के अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसकी मान्यता नालंदा और तक्षशिला दोनों के समान थी। लेकिन मंदिर का मौजूदा स्वरूप 724 ईस्वी में महाराजा ललितादित्य के शासनकाल में अस्तित्व में आया। महाराजा अशोक के शासनकाल में यानी ईसा से 273 साल पहले यहाँ पर एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में शारदा पूरे मध्य एशिया का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था। 14वीं सदी में मंदिर मुसलमानों के हमले में जीर्ण शीर्ण हुआ और फिर कश्मीर के डोगरा राजा महाराजा गुलाब सिंह ने 19वीं सदी में इसका पुनरुद्धार किया। 1947 से पहले तक कश्मीरी पंडित यहाँ हर साल दर्शनों के लिए जाया करते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जब कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा हुआ, तो यहाँ भारतीय श्रद्धालुओं के जाने पर मनाही हो गई। तब से आज तक कश्मीरी पंडित अपनी आराध्य देवी के दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। अल-अक्सा मॉस्क हो, टर्की का चर्च हो, कहीं भी जो है ना प्रेयर या इबादत एक दिन भी बंद नहीं हुई है।
यहाँ क्यों 72 वर्ष से बंद है? और फिर अगर दोनों देशों के बीच करतारपुर खोलने का हमारा मुआहदा हुआ तो करतारपुर खुलने के बाद हमारी उम्मीदें जगी थी कि शारदा पीठ को भी खोला जाएगा, पर ये नहीं हो सका। अब ये मुमकिन है क्योंकि 2007 से हमारे दोनों तरफ से अगर यात्रा नहीं हो पा रही है, हमारे उस महत्व को, राइट टू पिलग्रिमेज को इन्होंने खत्म करा है। पर एक चीज जरूर है कि 2007 से हमारा मैकेनिज्म है, दोनों साइड से जो डिवाइडेड फैमिलीज है उसके लिए एलओसी परमिट का प्रावधान है, और एलओसी परमिट पे इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं, पर उसमें केवल ये राइडर है, ये एक लिमिटेशन कि आपका कोई रिश्तेदार होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की मांग है कि मंदिर जैसे पहले आरती, हवन और श्रद्धा में डूबा रहता था, एक बार फिर से इसे शुरू कर दिया जाए। शारदा पीठ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से 148 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप में आपको सिर्फ खंडहर ही दिखेगा। हजारों साल पुराना कॉलेज तो नहीं, लेकिन एक सरकारी डिग्री कॉलेज यहां जरूर है। पाकिस्तान सरकार की ओर से मंदिर को विरासत के तौर पर बिल्कुल नहीं रखा गया है, पूरी तरह से मंदिर टूटा हुआ है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहेगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है क्योंकि 1948 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ने कबायलियों के सहारे आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत इसे अपना अभिन्न अंग कहता है। क्यों, ये समझिए। 22 फरवरी 1994 को संसद ने दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित किया था कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और रहेंगे। भारत के गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में भी अब पीओके के बजाय पीओजेके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें खाली रखी जाती है क्योंकि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आती है। 2019 का गृह मंत्री अमित शाह का वो ऐतिहासिक भाषण कौन भूल सकता है, जब धारा 370 के हटने पर उन्होंने संसद में कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए जान दे देंगे। मास्टर स्ट्रोक में अब आगे बढ़े ये कहते हुए कि वो दिन दूर नहीं है कि वो हिस्सा भी भारत का होगा। परत दर परत अब पड़ताल करेंगे उस करप्शन कांड की जिसमें एक मॉडल है, एक मंत्री है, बेशुमार पैसा है। पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले की कई नई परतों से आज पर्दा उठ गया है। करप्शन की 40 पन्नों की एक काली डायरी की इबारतें बेपर्दा हो गई है। नए खुलासों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस करप्शन की जो परत है जैसे जैसे खुल रही है, बीजेपी इसकी आज ममता बनर्जी तक ले जाने की कोशिश कर रही है। ममता का गुस्सा आज फूट पड़ा। मास्टर स्ट्रोक में आज इस घोटाले की पूरी कड़ी आपस में जोड़े, उससे पहले इसके पॉलिटिकल संग्राम पर हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। ग्लैमर, पॉलिटिक्स, पैसा और एक्शन। চোরের দলকে ধরতে এলো ইডি সিবিআই। লুকাই ফাটে লোক সমাজে কেমন সাজে আসবে দিদি ভাই, তাই দিদির দেখা নাই রে, দিদির দেখা নাই, দিদির দেখা নাই রে, দিদির দেখা নাই। ट्रेलर फिल्मी जरूर है लेकिन कहानी एकदम सच्ची है।
और कहानी है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में हंगामा मचाने वाले करप्शन कांड की। इसमें जांच एजेंसियों के मुताबिक पैसे की ऐसी बारिश हुई है कि नोटों की बाढ़ आ गई। 21 करोड़ रुपए, 54 लाख की विदेशी करेंसी, 79 लाख के गहने, करोड़ों के 8 फ्लैट्स। ईडी के मुताबिक करप्शन का ये खजाना मिला है एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से, जिसे कानूनी तौर पर ठिकाने लगाने में अफसरों के पसीने छूट गए। इस काले धन के साथ इसकी कथित मालकिन एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार हो गई और उनकी गिरफ्तारी होते ही करप्शन की कड़ियां खुलने लगी। अगला नंबर आया टीएमसी के कद्दावर नेता पार्थ चैटर्जी का, जो इस वक्त तो पश्चिम बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। ईडी के शिकंजे में आते ही उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ गया। Nothing of in serious nature at this moment to intervene. There was not much of chase play. Okay. So all everything which is off, he will be discharged today. गिरफ्तारी मंत्री की हुई है, इसीलिए पॉलिटिकल पारा भी चढ़ने में देर नहीं लगी। अपने मंत्री की गिरफ्तारी के बाद से चुप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे 50 घंटे के बाद चुप्पी तोड़ी और अब जब ममता बोली तो जमकर बोली। মেহুল চেস্কি, ললিত মোদি থেকে শুরু করে লক্ষ কোটি টাকার পিএম কেয়ার ফান্ড, তার হিসেব কোথায় গেল? এমএলএমপি কাউকে স্পেয়ার করি না, অন্যায় করলে মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন আলকাতরা কিন্তু আমার হাতেও আছে। ওয়াশিং মেশিনে আলকাতরা কখনো পরিষ্কার হয় না। ममता बनर्जी ने इस मामले में अपने मंत्री को क्लीन चिट तो नहीं दी, लेकिन इस केस से उनका नाम जोड़े जाने पर जबरदस्त नाराज दिखी। दरअसल जिस अर्पिता के घर से काला खजाना मिला है, उसके साथ ममता इस मंच पर नजर आई थी। इसे लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। ममता ने इस वीडियो का जवाब भी दिया। स्वाभाविक रूप से ये जो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ी रकम उनके घर से, उनके क्लोज एसोसिएट के घर से पकड़ी गई है, उसमें ममता बनर्जी का पूरा सहयोग और रजामंदी थी। আর আমি মিডিয়া ট্রায়াল করব না, তার কারণ আমি এখনো জানি না আদৌ এর মধ্যে কি কি ভূত আছে, কে কে আছে, কারা কারা আছে, কিভাবে হয়েছে, এটা কিভাবে ট্র্যাপ হয়েছে কিনা সেটাও তো দেখতে হবে। আমার ছবি নিয়ে ছবি তুলছেন, আমি পুজোয় যাই, পুজোতে যদি স্টেজে অর্গানাইজাররা কাউকে ডেকে রাখে, আমি যদি তাকে না চিনি, হোয়াট ক্যান আই ডু? पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पारा चढ़ा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में हो रहे हाल ही के डेवलपमेंट्स को लेकर, जिसके तहत मंत्री पार्थो चैटर्जी और एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्पिता मंत्री पार्थो चैटर्जी की करीबी मानी जाती रही हैं। फिलहाल ईडी को अब इसी मामले में तलाश है मोनालिसा दास की, जो कई दिनों से पार्थो चैटर्जी के संपर्क में रही हैं। इस केस की परतें बेहद गहरी हैं, लेकिन उनकी पड़ताल से पहले आपको इस घोटाले की गहराई को समझाना होगा कि आखिर कैसे इस शिक्षक भर्ती घोटाले को अंजाम दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों की तलाश की जाती थी जो नौकरी के बदले रिश्वत देने के लिए तैयार रहते थे। रिश्वत मिलने के बाद उन लोगों से परीक्षा के बाद री-इवैल्यूएशन का आवेदन करवाया जाता। री-इवैल्यूएशन की अर्जी पर OMR शीट बाहर आती थी और अफसरों की मदद से इसमें हेराफेरी कर दी जाती थी। OMR शीट में हेराफेरी करके अयोग्य उम्मीदवार के नंबर को बढ़ा दिया जाता, उन्हें पास कर दिया जाता। अंक बदलने के बाद OMR शीट नष्ट कर दी जाती थी। हालांकि ये एक तरीका है, पैसे लेकर नौकरी देने के ऐसे और भी हथकंडे अपनाए जाने की जांच हो रही है। अर्पिता ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि करप्शन के पैसे की पूरी एक चेन थी। अब वो चेन क्या थी वो समझिए।
इस चेन की पहली कड़ी है वो उम्मीदवार जो नौकरी के लिए रिश्वत देता था। ये रिश्वत एक दलाल लेता था जो अपना कमीशन काटकर पैसे को आगे पहुंचाता था। दलाल ये पैसा अर्पिता के घर पहुंचाता था। पैसे का बंटवारा वहीं पर होता था। यहाँ से करप्शन के पैसे की हिस्सेदारी को कर दिया जाता था। एक हिस्सा नौकरशाहों का होता था, दूसरा हिस्सा नेताओं का होता था। माना यह जा रहा है कि यह घोटाला बड़े लंबे टाइम से चल रहा था, लेकिन इसका पर्दाफाश हुआ एक उम्मीदवार के कोर्ट पहुंचने से। अब सुनिए ये घोटाला उजागर कैसे हुआ। साल था 2016। टीचर भर्ती की 20 सीट के लिए आवेदन मंगाए गए। परीक्षा के बाद सिलीगुड़ी की बबीता सरकार 20वें नंबर पर चयनित हुई, लेकिन अयोग्य ने पहली लिस्ट रद्द कर नई लिस्ट, माफ कीजिएगा, आयोग ने पहली लिस्ट रद्द करके नई लिस्ट निकाली। नई लिस्ट में बबीता सरकार 21वें नंबर पर चली गई, नौकरी नहीं मिली। नई लिस्ट में पहले नंबर पर टीएमसी विधायक परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी का नाम आया। उनके खिलाफ सिलीगुड़ी की बबीता सरकार कोर्ट चली गई। अदालत ने दोनों की मार्कशीट मंगवाई और उसमें यह पाया कि टीएमसी विधायक की बेटी के नंबर बड़े कम हैं। इसके बाद अदालत ने अंकिता को नौकरी से हटाकर बबीता को नौकरी दे दी, आदेश पारित कर दिया। घोटाले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई। इसी कमेटी की रिपोर्ट पर अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। साफ है ये घोटाला नहीं बल्कि घोटालेबाजों का एक बड़ा सिंडिकेट था जो शायद पूरे राज्य में ऑपरेट कर रहा था। अब इसकी परतें खुल रही हैं। काले धन की एक काली डायरी से ये परतें और ज्यादा खुल रही हैं। इस डायरी के खुलासे पर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, देखिए। अर्पिता के घर से ईडी को ऐसी ही एक डायरी मिली है और इस डायरी को काले कारोबार के हिसाब वाली डायरी कहा जा रहा है। ये डायरी शिक्षा विभाग की है। काली डायरी में 1 से 40 तक के पन्नों में काले कारोबार की इबारतें दर्ज हैं। इसके अलावा एक पॉकेट डायरी भी मिली है जिसमें 1 से 11 तक पन्ने भरे हुए हैं। ईडी के ऑफिसर्स के मुताबिक उनकी टीम ने पूरी तैयारी के साथ अर्पिता के घर में दस्तक दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि काली कमाई का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। ईडी के अफसरों को घर में 3 कमरे मिले। जब अफसर घर में दाखिल हुए तो एक कमरा बंद था, दूसरे में अर्पिता मौजूद थी। अधिकारी पहले अर्पिता के कमरे में गए जहां मौजूद अलमारी खुलवाई गई। इस अलमारी में 2 बोरे रखे थे। इसमें सिर्फ 500 और 2000 के नोट भरे हुए थे। जांच और आगे बढ़ी तो गहनों का खजाना मिला। 2 नेकलेस, 1 लॉकेट, 1 चूड़ी, 15 टॉप्स, 5 हीरे के टॉप्स मिले जिसकी कीमत 76,97,100 रुपए आकी गई। अर्पिता ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये सारा खजाना पार्थो चैटर्जी का ही है। हालांकि ये अर्पिता के पास रखा गया है क्योंकि इसे 2-3 दिन में कहीं और भेजना था। अब जैसे जैसे इस मामले की परत दर परत खुल रही है वैसे वैसे पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के रिश्ते में भी और ज्यादा गहराई नजर आ रही है। दरअसल ये जितना पैसा था इसमें से कुछ अंश पार्थो चैटर्जी के साथ इनकी कंपनियों में निवेश करा जाना था, तो वहीं दूसरी ओर दोनों ने साथ में कई संयुक्त प्रॉपर्टी भी खरीदी है। इस घोटाले के तार कितने गहरे हैं अब ये समझिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के ताजा आदेश के तर्ज पर पार्थ चैटर्जी का बॉडीगार्ड विशंबर मंडल हुआ करता था। विशंबर मंडल के 10 रिश्तेदारों को नौकरी मिली है। ये मामला अदालत पहुंचा तो अदालत ने 10 रिश्तेदारों की नियुक्ति की जांच के आदेश दिए। इस केस में अब ममता बनर्जी पार्थ चैटर्जी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन पार्थ कभी उनके बेहद करीबी भी हुआ करते थे। ममता जब से सीएम है, पार्थ चैटर्जी कैबिनेट मंत्री बरकरार हैं। 2016 से 2021 तक पार्थ शिक्षा मंत्री रहे। फिलहाल वो उद्योग मंत्री हैं। ये उस वक्त का है मामला जब पार्थ शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और इसीलिए ये अभी बहुत से राज इस केस से बाहर निकलने वाले हैं और हमारी नज़र पैनी है। मास्टर स्ट्रोक में अब पानी की राष्ट्रीय आपदा और आग की अंतर्राष्ट्रीय आपदा का विश्लेषण करेंगे। देश में बारिश ने तबाही मचाई है। उधर यूरोप और अमेरिका के जंगल भयंकर आग की चपेट में हैं। कई हजार किलोमीटर का जंगली इलाका जलकर खाक हो चुका है। अमेरिका और यूरोप में आग भड़कने की वजह से भयंकर तबाही मची है और कारण क्या है? भयंकर गर्मी। यहाँ पहले हीट वेव चली, ज़मीन की नमी खत्म हुई,
तपते पारे के चलते जंगलों की आग भड़क उठी। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ग्रीस के जंगल आग से इस वक्त घिरे हुए हैं। इन देशों में हजारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में इस वक्त जुटे हुए हैं। जंगलों के आसपास जितनी भी बस्तियां हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। इंसानों के लिए साफ हवा देने वाले ये जंगल खत्म हो रहे हैं। आग से हवा में जो धुआं है वो भी घुल गया है। लोगों को सांस तक लेने में दिक्कत आ रही है। अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में पहली बार इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है। दुनिया में पहले से ही क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता जताई जा रही है। अब जलवायु परिवर्तन के जानलेवा और विनाशकारी असर देखने को मिल भी रहे हैं। अग्निकुंड में झुलस रहा है अमेरिका, लपटों में जल रहा है ब्रिटेन। ग्रीस में भी आग का तांडव। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग का साम्राज्य है। जिस जंगल की आग से खतरों की तेज चाल की तुलना की जाती हो, उसकी तुलना किससे की जाए? कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग की लपटें सब कुछ निगल जाने पर आमदा है। 6000 लोगों से घर खाली करवा दिया गया है। योसेमिटी नेशनल पार्क में लगी आग हजारों लोगों की जान पर खतरा बन गई है। मीलों तक धुएं के बादल फैल गए हैं। यह आग करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैली है। ऊंची ऊंची आग की लपटें बलूत के पेड़ों को मिनटों में राख कर रही है। हजारों फायर फाइटर मशीनें आग बुझाने की कोशिश में लगी है, लेकिन आग लगातार फैल रही है। धधकती आग की ये तस्वीरें मैरिपोसा काउंटी, कैलिफोर्निया से आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिन रात आग बुझाने में जुटी है, लेकिन प्रचंड लपटों के आगे इंसान की कोशिश नाकाम हो रही है। योसेमिटी नेशनल पार्क में लगी आग से पहाड़ के पहाड़ दहक रहे हैं और ये आग लगातार बस्तियों की तरफ बढ़ रही है। They came by about 15-20 minutes ago and told us that everybody's got to go. About 4 o'clock, the power went out, and the fire's been coming towards us faster and faster. कैलिफोर्निया के जंगलों में शनिवार दोपहर से आग भड़की हुई है और इसका दायरा लगातार फैलता जा रहा है। बलूत के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, लेकिन पहाड़ों की तीखे ढलान, मुश्किल हालात, तपते पारे के आगे आग बुझाने के काम में बहुत दिक्कत आ रही है। आग का तांडव अमेरिका से यूरोप तक है। यूनाइटेड किंगडम के सरे के जंगलों में भी आग भड़की हुई है। कई दिन से भड़की आग पर धीरे धीरे काबू पा लिया गया है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। लंदन शहर के बाहरी इलाके में बसे विनिंगटन में आग की लपटों ने बेतहाशा तबाही मचाई है। लोगों के घर जलकर तबाह हो गए हैं। घरों में रखा सामान राख हो गया है। घरों के बाहर खड़ी कार जलकर तबाह हो चुकी है। 19 जुलाई को इस इलाके में आग भड़की थी और कुछ मकानों में अभी तक आग लगी हुई है। लंदन मीडिया के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में गिराए गए बमों से भड़की आग के बाद ये सबसे बड़ी आग की दुर्घटना है। आग ने वेनिंगटन के बड़े इलाके को खंडहर बना दिया है। यूरोप के कई देशों में इस साल लू चल रही है। गर्मी ने पहले के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और जगह जगह आग भड़क रही है। ये तस्वीरें ग्रीस से आई है। जंगलों में भड़की आग से उठते धुएं से एलिया के आसमान का रंग बदल गया है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आग आसपास के गांव तक फैल चुकी है। इलाके के 6 गांवों को खाली करवाया गया है। आग बढ़ती देख
लोग बाग अपना सामान, अपना घर बचाने की कोशिश में जुटे दिख रहे हैं। हीट वेव की वजह से यूरोप ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। यूरोप में पहली बार इतनी तेज गर्मी पड़ी, कई देशों में आग ने बड़े इलाके को राख कर दिया। आधी दुनिया आग की लपटों से घिरी हुई है। इधर भारत पानी के प्रहार से परेशान है। लगातार भारी बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक नदियां उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक बादलों ने तबाही मचाई हुई है। भारी बारिश की वजह से कई जगह पर परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई शहर डूब गए हैं। देश के 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। बारिश से जो तबाही मची है हिंदुस्तान में, अब वो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। नदियों में उफान और आफत में जान। मॉनसून कई शहरों पर महासंकट बना। लगातार मूसलाधार से मुसीबत अपार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश हुई तो उच्च नदी में फ्लैश फ्लड आ गई। उफनती हुई नदी में 8 लोग फंस गए। लगातार बढ़ रहे पानी और तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी नाव उतार दी। पानी की लहरों से जूझते जवान बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है इन युवतियों को, निकालने का प्रयास जारी। पहाड़ों में भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में मॉनसून पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बरसात से 114 लोगों की मौत हो चुकी है। करोड़ों का नुकसान हो गया है। मनाली में बीती रात ब्यास नदी में बाढ़ आने की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा। नदी के आसपास बने मकान टूट गए। एक अस्थायी पुल भी बह गया। मौसम विभाग ने 27-28 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मसूरी में भारी बारिश की वजह से बस्तियों में नदियों की तरह तेज बहाव से पानी बहने लगा। गलियों में घरों के बाहर खड़े कई वाहन बारिश में पानी के साथ बह गए। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफन गए हैं। बीना इलाके में एक बरसाती नाला उफान पर आया, जिसे पार करते वक्त एक बछड़ा बह गया। बछड़े को तड़पता देख इलाके के कुछ जाबाज युवक आगे आए और उसे बचाने के लिए उफनते नाले में कूद पड़े। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बछड़े को रस्सियों के सहारे बचा लिया गया। राजस्थान के सीकर शहर का हाल देखकर भी लगता है जैसे पूरा शहर तालाब बन गया है। रेलवे लाइन, स्टेशन और उसके आसपास की पूरी बस्ती पानी में डूब गई है। करीब 1 घंटे की तेज बारिश के बाद सीकर का हाल बुरा हो गया है। एक विजुअल आपको दिखाना है। नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के किंगई इलाके में हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। किंगई में एक भीषण रेतीला तूफान आया है। इसने इलाके के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इसके चलते इस रेतीली तूफान में कई घंटे तक टूरिस्ट भी फंसे रहे। तूफान के वक्त विजिबिलिटी पूरी तरीके से 0 थी, यानी 0। हालांकि तूफान में किसी के हताहत या नुकसान होने की खबर अब तक नहीं आई है। मास्टर स्ट्रोक में हमने आपको आग का कहर दिखाया, हमने बारिश का कहर दिखाया और कुदरत ने एक और संदेश दे दिया। ये रेतीला तूफान कहीं और नहीं, चीन के किंगई में आया है, जो घंटों तक ऐसे ही वहां पर तांडव मचाता रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।